हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th के सेकेंड चैप्टर का टॉपिक ठोस कुचालक के अंदर वैद्युत विभव की गणना करनी है। हम लोगों ने गोले के कारण वैद्युत विभव की गणना कर रहे हैं। पहले टॉपिक में हमने गोले के कारण वैद्युत विभव की गणना की, जिसमें हमने ठोस चालक, खोखला चालक और खोखले कुचालक के कारण वैद्युत विभव की गणना की। आज हम गणना करने जा रहे हैं ठोस कुचालक के अंदर वैद्युत विभव क्या होता है। तो सबसे पहली बात क्या होता है, जो ठोस कुचालक होता है इसमें जो चार्ज होते हैं पूरे वॉल्यूम में वितरित होते हैं। ऐसा नहीं, अभी तक आपने देखा था चार्ज केवल सरफेस पे होते हैं, चाहे वो चालक हो, चाहे वो खोखला कुचालक हो, चाहे वो खोखला चालक हो, उन सब पर चार्ज कहाँ होता था, सरफेस पे। लेकिन इस केस में एकदम डिफरेंट होगा, चार्ज पूरे होल वॉल्यूम में, पूरे आयतन में वितरित है। समझ गए ना। अब ध्यान दो, हमें इसके अंदर मैंने माना कि इस खोखले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, वो ठोस कुचालक गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, इसका सरफेस पर एक बिंदु यस है और इसके अंदर एक बिंदु पी है। हमें इस बिंदु पी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। समझ गए ना। अब ध्यान दो, हम जानते हैं किसी ठोस कुचालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो ये होता है, ये आपको ध्यान देना है। किसी ठोस कुचालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र बराबर के क्यू आर अपान आर क्यूब, ये फार्मूला होता है। आर क्या है, वो दूरी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी थी, और कैपिटल आर क्या है, उस गोले की क्या है, त्रिज्या है। समझ गए ना। अब ध्यान दो, इस बिंदु पर वेक्टर आर और वेक्टर ई दोनों की दिशा क्या है, एक समान है। देखो हमारी कोशिश ये रहती है कि दिशा एक समान हो, अगर दिशा एक समान नहीं होगा तो फिर जीरो हो जाएगा, फिर मतलब नहीं है निकालना। परपेंडिकुलर अगर हम हमेशा निकालेंगे तो जीरो रहेगा, याद रखना हमेशा। अगर परपेंडिकुलर की बात करेगा तो हमेशा क्या होगा, जीरो। अब वैद्युत क्षेत्र इधर है, हम कह रहे हैं इधर निकालो, यहां आवेश, ठीक है ना। अब ध्यान दो, यहां पर हमें पता है डेल्टा वी बराबर क्या होता है, ई डी आर, वेक्टर ई डी आर। तो ईपी बराबर होता है के क्यू आर अपान आर क्यू क्यू होता है फार्मूला। समझ गए ना। अब हमें ज्ञात करना है डेल्टा बी बराबर एच टू पी ई डी आर। अब ई और डी आर की दिशा एक समान है, तो ई की वैल्यू यहाँ पर रख दिया मैंने। ई की वैल्यू क्या है, के क्यू आर अपान आर क्यूब होता है। अब ये वैल्यू जब रखेंगे डी आर कास जीरो, क्योंकि थीटा का मान जीरो एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर कास जीरो का मान 1 हो जाएगा। देखो ये तीनों कांस्टेंट है, के क्यू अपान आर क्यूब कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे और आर टू आर आर डी आर हो जाएगा, आर टू आर आर डी आर हो जाएगा। समझ गए ना। जब ये बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, आर से आर तक इंटीग्रेशन किया है, सरफेस से ना, देखो सरफेस से पी यानी यस से पी, तो यस तो कैपिटल आर है, पी क्या है, स्मॉल आर है, तो हमने आर से आर इंटीग्रेशन किया है। अब के क्यू अपान आर क्यूब को मैंने बाहर कर लिया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर अपान 2। अब ये क्या है, पृष्ठ पर कितना होता है वैद्युत विभव, विकल्प निकालो। गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव क्या होता है, के क्यू अपान आर होता है, तो यहाँ पर मैंने बी एस का मान रख दिया। अब यहाँ पर देखो आर स्क्वायर, तो एक बार हमने क्या लिया, अपर लिमिट रखा और दूसरी बार लोअर लिमिट रख दिया। समझ गए ना। फिर हमने क्या किया, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर लेकर गए तो प्लस हो गया, और मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ, तो आर क्यूब में से आर स्क्वायर कट गया तो केवल आर बचेगा। जब इसको करेंगे तो के क्यू आर, और देखो के क्यू अपान 2r हो गया ना, और यहाँ पर क्या होगा, के क्यू आर स्क्वायर अपान 2r क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखो एक और आधा कितना होगा, 1.5, तो 3/2 के क्यू अपान आ रहा है, के क्यू आर स्क्वायर अपान 2r क्यूब। मैंने यहाँ से इतना कॉमन कर लिया, तो 3 माइनस आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर है। ठीक, ये हमारा कब का है, किसी कुचालक गोले के अंदर, किसी कुचालक गोले के अंदर वैद्युत विभव कितना होगा। अब यहाँ पर देखो वैद्युत विभव किस पर निर्भर करेगा, वैद्युत विभव निर्भर करेगा माइनस आर स्क्वायर, ये ध्यान दो, माइनस आर स्क्वायर। ये क्या बताता है, ये बताता है कि दूरी बढ़ने पर वैद्युत विभव का मान घटेगा, यानी यहाँ वैद्युत विभव एक समान नहीं होगा, वैद्युत विभव एक समान
दूरी बढ़ने पर वैद्युत विभव का मान घटेगा, क्योंकि ये -r² है। समझ गए ना। अब इतना नोट करो आप, तो फिर इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। इतना नोट करो, नोट कर लो। चलो यहाँ ध्यान दो, अब इन दोनों का ग्राफ देख लो, वैद्युत विभव और दूरी के सापेक्ष। तो इधर हम दूरी ले रहे, देखो ये तो हमारा इनसाइड हुआ, क्या हुआ बेटा, इनसाइड यानी गोले के अंदर, और ये क्या हुआ, आउट साइड। समझ गए ना, गोले के बाद ये हमारा सरफेस है, सरफेस है। तुमको पता है, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर वैद्युत विभव भी है इस सरफेस पे, यहाँ पर, तो इस ये केंद्र है इसका, तो इतने में क्या होता है, वैद्युत विभव नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है, क्योंकि b बराबर क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। और उसके बाद क्या होता है, वैद्युत विभव ऐसे करते। समझ गया ना। ये किसके लिए है, ये कब का, या इधर मैं बी ले रहा हूं विभव, हाँ। तो ये ग्राफ, ये त्रिज्या हमारी कैपिटल R है, ये सरफेस है। तो ये ग्राफ किसके लिए है, ठोस कुचालक। और यहां पर ध्यान दो, सेम ग्राफ है, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहां पर हमारे पास सरफेस है, तो ये तो इनसाइड हो गया बिन, ये हमारा इधर बी है, और इधर क्या है, दूरी R, ये दूरी R। अब यहां ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये हमारा इनसाइड है, इनसाइड, और ये हमारा क्या है, आउटसाइड। यहां ध्यान देना, ये सरफेस है। तो यहां पर क्या होता है, हमने कहा कि सर्प केंद्र से बाहर की ओर जाने पर क्या होता है, वैद्युत विभव का मान क्या होता है बेटा, केंद्र से बाहर के जाने पर, सुनो सॉरी, घटता है। तो पहले केंद्र पर ज्यादा होता है, फिर क्या होता है, ऐसे घटता है, और इसके बाद, और तो ये ग्राफ होगा इसका। समझ गया ना। ये दोनों फार्मूले में याद रखना, ये हमारे ठोस कुचालक के लिए है, और ये हमारा ठोस चालक के लिए। यहां पर ये बता रहा है कि केंद्र पर सबसे ज्यादा है, उसके बाद ये घटता है, क्या होता है बेटा, और ये हमारा, तो इन दोनों को ग्राफ को बना लो अच्छे से। ये हमारा किसके ग्राफ है, y वर्सेस b वर्सेस r, इसके लिए ग्राफ है, दूरी विभव के साथ, यानी b वर्सेस ग्राफ है, b वर्सेस r, दोनों के लिए। नोट कर लो इसको इतना। ये देखो, एक क्वेश्चन हम तुमको इसी से रिलेटेड दे रहा हूं होमवर्क, कि दो एक समान केंद्र वाले खोखले गोले के पृष्ठ बिंदु ए और बी पर विभव की गणना करनी है। आपको बिंदु ए पर और बिंदु बी पर विभव की, इस चित्र को दे दिया है, आपको ये सवाल कल लगा के दिखाना है, ठीक है। इतना सवाल नोट कर लो, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये नोट किए। यहाँ देखो, अब एक छोटा सा टॉपिक है, समविभव पृष्ठ। नाम से ही पता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी ऐसा पृष्ठ जिसके किसी भी बिंदु पर, अगर मैं मान लूं कि ये पृष्ठ पर मैंने एक पृष्ठ ऐसे खींच दिया ये, तो यहां पर जो विभव हो वही विभव यहां पर हो, वही विभव, यानी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी अगर विभव का मान समान होता है, तो ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं बेटा, समविभव। यानी समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है। अब आता है समविभव पृष्ठ का आकार कैसा हो सकता है, तो समविभव पृष्ठ का आकार आवेश के आकार पर निर्भर करता है। अगर आवेश बिंदु आकार का है, यहाँ पर तो b बराबर क्या होता है, k/r, यानी विभव केवल और केवल, अगर आवेश नियत हो तो विभव किस पर डिपेंड करेगा, r पर। समझ गए ना। तो मैंने बिंदु आवेश लिया है q, ये वो पर स्थित है, तो इस बिंदु आवेश से हमने 3 संकेंद्रीय यानी सेम सेंट्रिक वृत्त खींचा है। अब ध्यान दो, इस पृष्ठ पर असमन के सभी बिंदु पर वैद्युत विभव समान होगा, क्योंकि इस आवेश से इनकी दूरी क्या है, समान है। S2 के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, क्योंकि इस आवेश से S2 की दूरी समान है। S3 के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होगा, क्योंकि इस आवेश से S3 की दूरी समान है। अब ये तीनों समविभव पृष्ठ कहलाएंगे, लेकिन इन तीनों पृष्ठों का अलग अलग वैद्युत विभव होगा। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तो है, लेकिन जो यहाँ का होगा वो यहाँ पर, यानी B1 का मान सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद B2 का होगा, उसके बाद,
यानी अगर बिंदु आवेश है तो पूछता है कि अगर बिंदु आवेश है तो समविभव पृष्ठ की आकृति क्या होगी, गोलाकार। 3D है। अरे क्या ऐसे निकल रहा है, आज 2D नहीं है, ये गोला है, वृत्त नहीं है, यानी ऐसे फैल रहा है चारों तरफ। जो आवेश होता है तो अपने चारों तरफ वैल्यू से निकालता है ना, ऐसे 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 जो ऐसे ऐसे पूरा ना, तो ये 3D है। यानी इसकी बात करेंगे तो ये गोला है, गोला। यहां आ जाओ, अगर आवेश रेखीय है देखो तो जो समविभव पृष्ठ होगा वो क्या होगा बेटा, सिलिंडर होगा, यानी बेलनाकार होगा। जैसे देखो कैसे समान होगा मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो, इस बात को ध्यान दो, हमने ये बेलन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये हमारा बेलन बन गया, मान लो ये बनो यार, एक कागज निकालो इसका, एक कागज देखो, ये मैंने बेलन बनाया है। यहाँ पर यहाँ ध्यान दो, हम ये बेलन बना रहे हैं, ये हमारा बेलन है, ऐसे ये बेलन है हमारा, ये समझ गए। इस बेलन को ध्यान से देख रहे हो। अब इस बेलन में हम अगर हम हाँ ये देखो, ये धनावेश, तो इससे सबकी दूरी समान होगी कि नहीं, और दूरी तो समान चाहिए। इसीलिए जो रेखीय अगर होगा तो बेलनाकार होगा समविभव पृष्ठ। क्यों? क्योंकि बेलन क्या ही है, अगर मैं इसको वो बना दूं, क्या नाम है, वो शंकु बना दूं, क्या बना दूं, शंकु बना दूं, तो दिक्कत हो जाएगा। देखो शंकु बनाने पर भी दिक्कत हो जाएगा। अगर मैं इसको शंकु बना दूं, ऐसे क्या होता है, शंकु अगर मैं इसे बनाऊं, अगर मैंने कहा कि ये शंकु बन जाए, यार पान वान बनाना आता नहीं, पान वाले बहुत अच्छे से बना देते। ये देखो बेलन को अगर मैं शंकु यहां बना दूं, ये देखो, हाँ ये देखो मैंने शंकु बनाया। अब मैं कह रहा हूं शंकु, तो शंकु में क्या होगा, आवेश इधर तो पृष्ठ एकदम टच करेगा, उसके बाद पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी, ये वृत्त वाला त्रिज्या अलग है, इसके अंदर वाला अलग हो जाएगा, इसके अंदर वाला, यानी दूरी क्या हो जाएगी सबकी, और जब दूरी सबकी अलग अलग हो जाएगी तो ये पृष्ठ समविभव होगा। इसीलिए केवल और केवल अगर कभी भी रेखीय है और आपको ऐसा, अभी आपने पढ़ा था, याद करो गॉस के नियम का उपयोग, हमने सममित पृष्ठ कैसा लिया था, बेलनाकार। जब अनंत लंबाई का रेखीय चालक था तो सममित पृष्ठ हमने कैसा लिया था, बेलनाकार। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि समविभव पृष्ठ बेलनाकार कब होगा, जब आवेश क्या होगा, रेखीय होगा। दूसरी बात, अगर आवेश अनंत पर स्थित है तब बल रेखाएं सब क्या होंगी, समांतर होंगी, तब समविभव पृष्ठ समतल। तो समतल तो होता नहीं, क्योंकि समविभव पृष्ठ हमेशा 3D होता है। क्या होता है बेटा, 2D नहीं होता है। समविभव पृष्ठ कैसा होता है, 3D होता है। तो इसलिए दो होते हैं, एक तो गोलाकार होगा और दूसरा क्या होगा, तो तुमसे पूछेगा बेलनाकार कब होगा, जब आवेश क्या हो, इससे देखो सबकी दूरी समान है। यहां पर ध्यान दो, ये वाला जो दूरी है, ये इधर की त्रिज्या, ये कितने, यहां देखो बेटा, हम लोग समविभव के पृष्ठ के गुण पढ़ने वाले हैं। समविभव पृष्ठ की कुछ खासियत होती है। समविभव पृष्ठ यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभव का मान समान होता है, उसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब ध्यान दो, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान क्या होगा, 0 होगा। जब विभव समान होगा तो विभवांतर क्या होगा, विभवांतर क्या होता है, विभव में अंतर। तो यहाँ डेल्टा बी का मान क्या होगा, 0। यानी अगर विभव समान होगा अर्थात क्या हो जाएगा, बी ए माइनस बी बी बराबर 0। तो बी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी, ये तो होगा। अगर मैं दो बिंदु ले लूं तो विभवांतर का मान समान, तो बी ए बराबर बी बी, क्योंकि समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु विभव समान है। दूसरा पॉइंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये बताओ कार्य कब करना पड़ता है, जब विभव का अंतर होता है। जानते हो कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर बटा आवेश। क्या होता है बेटा, कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर बटा आवेश होता है। विभवांतर इंटू आवेश होता है, सॉरी बटा नहीं होता है यार, विभवांतर इंटू आवेश होता है। विभवांतर इंटू क्या हो जाएगा बेटा, आवेश होगा, बी ए माइनस बी बी इंटू क्यू होता है। अब सुनो मेरी बात, अब जब विभव समान है
तो यहां से यहां तक आवेश ले जाएंगे तो कार्य करने में जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि विभव अंतर क्या है? जीरो। विभव समान तो विभव, इसीलिए समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? जीरो होता है। जब हर जगह हर चीज समान होता है तो दिक्कत, प्रॉब्लम कब होती है? समस्या जब असमान चीजें होती तभी विरोध होता है, तभी फोर्स लगता है, समझ गए ना। और जब इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो फोर्स नहीं लगता। तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट बहुत है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ की क्या होती है? अगर ये मेरा आवेश Q है और मैंने एक समविभव पृष्ठ बनाया है तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा इसकी दिशा इस पृष्ठ से क्या होगी बेटा? लंबवत होगी। ये बात आपको, तीन बातें आपको याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत होता है। ये तीन बातें होती है जो समविभव पृष्ठ के लिए खासियत। पहला हाँ लंबवत मतलब होता है 90, मतलब ये अगर हमारा पृष्ठ है, जैसे देखो ये हमारा पृष्ठ है और इसके ये दो ये जो थीटा है ये 90 होगा इस पृष्ठ से, यानी 90 अंश का। अगर मैं इस पर कोई स्पर्श रेखा ड्रा करूँ ऐसे तो इनके बीच में एंगल क्या होगा? 90 होगा। यानी समविभव पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र के बीच में जो कोण होता है वो 90 अंश होता है। ठीक है, तो आज हमने समविभव पृष्ठ पढ़ा और कुचालक के कारण उसके अंदर वैद्युत विभव की गणना की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। कल का जो हमारा टॉपिक होगा इस पर हम कुछ सवाल लगाएंगे और उसके बाद आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में गणना करेंगे, क्योंकि जहां पर वैद्युत विभव होता है वहीं पर कार्य होता है और जहां कार्य होता है वहां पर ऊर्जा होता है। बिना ऊर्जा के कार्य नहीं होगा। अगर बाहर से कार्य किया जाएगा तो ऊर्जा संचित हो जाती है, अगर निकाय कार्य करेगा तो ऊर्जा उष्मा के रूप में, जैसे अभी आप दो हीटर है, हीटर कार्य करता है, हीटर के अंदर होता है तो क्या निकलता है? हीट एनर्जी, उष्मा निकलती है ना। और वही कार्य जब आप बाहर से करते हो तो उसमें स्टोर हो जाता है, समझ गए। तो हम कल कार्य के बारे में सीखेंगे, स्थितिज ऊर्जा के बारे में और कार्य के बारे में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।